नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जो कि 20 नवंबर तक चलेगा। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम भी आयोजित की जाएगी। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर भी एक पोस्ट किया है कि बैठक में 24 नवंबर की सुबह संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के मद्देनजर बुलाई गई है। आपको बता दें कि 20 दिसंबर तक सत्र चलेगा। तो शीतकालीन सत्र को लेकर दोनों ही तरफ से पार्टियां तैयार है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। शीतकालीन सत्र में कई विधेयक पेश किए जाएंगे, खासतौर पर वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भी विधेयक पेश किया जा सकता है, जिसको लेकर तमाम चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। तो 20 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जो कि 20 दिसंबर तक चलेगा। तो संविधान को लेकर भी एक मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। तो 20 नवंबर से 25 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। वहीं अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सुग्रीव किला में नवनिर्मित राजगोपुरम का करेंगे अनावरण। रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन भी करेंगे सीएम। के विकास कार्यों को लेकर करेंगे बैठक। कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कल यानी कि मतदान के दौरान अयोध्या दौरे पर होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बेहद अहम ये अयोध्या दौरा, क्योंकि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं हुआ है और ऐसे में उपचुनाव के समय जिस वक्त मतदान किया जाएगा उस वक्त अयोध्या दौरे पर होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे को लेकर तमाम अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। तो कल उपचुनाव के लिए मतदान भी किया जाएगा। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में कल सीएम योगी आदित्यनाथ मतदान के दौरान अयोध्या में होंगे। अयोध्या में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। तमाम आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही साथ अयोध्या में भगवान राम और हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। तो राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, कल मतदान भी होना है और सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा भी है, क्या कुछ खास कार्यक्रम? विनय, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर होंगे कल उपचुनाव के लिए मतदान भी किया जाएगा, यानी कि 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जनता अपना जनादेश ईवीएम में कैद करेगी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर होंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हालांकि किसी कारणवश उपचुनाव रुक गया है। ऐसे में अयोध्या दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अयोध्या के दौरे पर होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुग्रीव किला में नवनिर्मित राजगोपुरम का अनावरण करेंगे। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय लगातार बने हुए हैं। विनय, क्या कुछ जानकारी? कल मतदान भी होना है और ऐसे में कल अयोध्या दौरे पर होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ खास कार्यक्रम?
बिल्कुल क्योंकि आपको बता दें पीएम योगी आदित्यनाथ का जो है घर आ रहा है वो थोड़ा बहुत अहम भी माना जा रहा है। कल जो है चुनाव की कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले जो है पीएम योगी अयोध्या में रहेंगे और यहाँ पे जो सुग्रीव किला का है उसका अनावरण का कार्यक्रम है, क्योंकि जिस समय जान दे रहे हैं मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है उस समय कुछ आंशिक भाग जो है सुग्रीव किला का क्षतिग्रस्त हुआ था, तो उसी का अनावरण करने के लिए कल पीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले जो है हनुमान गढ़ी का दर्शन करने के बाद में जो है रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद जो है सुग्रीव किला का अनावरण करने के बाद जो है यहाँ पे जो विकास कार्य और भी अध्ययन चल रहे हैं, उसी को लेकर के जो है यहाँ की समीक्षा बैठक भी अधिकारियों के साथ करते हुए नजर आएंगे। कानून व्यवस्था को भी यहाँ पे बातचीत की है, दूसरी तरफ चुनाव जो है अभी चल रहा है, तो उसी सब मुद्दों को लेकर के यहाँ पे समीक्षा बैठक भी अधिकारियों के साथ करेंगे। बिल्कुल तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी और समीक्षा बैठक करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या में नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया विनय आपका इन तमाम जानकारी। वही खबर लखनऊ से है, जहां एमआई बिल्डर्स को लेकर ईडी का एक और बड़ा खुलासा हुआ। पीड़ित धन प्रकाश ने ईडी की जांच में खुलासा किया। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति ने सपा के बड़े नेता का हवाला देते हुए 3 बार बंधक बनाया है। पीड़ित धन प्रकाश ने बताया है कि सपा के बड़े नेता ने के सामने उसे पेश किया गया था। एमआई बिल्डर्स में अब तक 3 पूर्व आईएएस जांच के लपेटे में आ चुके हैं। नियम कानून को ताक पलट किया गया। एलडीए के पूर्व डीसी सत्येंद्र सिंह ने टाउनशिप का लाइसेंस दिया था। तो ईडी की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी के रडार में एमआई बिल्डर्स लगातार बना हुआ है और अब गायत्री प्रजापति को लेकर एक अहम खुलासा हुआ है। गायत्री प्रजापति ने धन प्रकाश को बंधक बनाया था, साथ ही साथ सपा के एक नेता के सामने पेश भी किया गया था। तो जांच के लपेटे में अब तक 3 पूर्व आईएएस आ चुके हैं। एक बार फिर से अहम खुलासा हुआ है गायत्री प्रजापति पर। प्रजापति को लेकर अहम खुलासा। गायत्री प्रजापति ने धन प्रकाश को बंधक बनाया था और किसी सपा के बड़े नेता के सामने पेश भी किया गया था। 3 बार बंधक बनाया गया है और इसको लेकर ईडी ने यह अहम खुलासा किया है। एमआई बिल्डर्स को लेकर यह अहम खुलासा किया गया है। तो पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति ने भूमि स्वामी को बंधक बनाकर उनकी पिटाई भी की थी, यह आरोप भी लगाया जा रहा है। साथ ही साथ सपा के नेता के सामने पेश भी किया गया था। 3 बार उन्हें बंधक बनाया गया है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में खनन मंत्री रह चुके हैं गायत्री प्रजापति, जिनका यह आरोप लगा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, क्योंकि ये बेहद अहम मामला है और महत्वपूर्ण मामला है जिसमें ईडी लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। एमआई बिल्डर्स को लेकर एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है। धन प्रकाश को लगातार 3 बार गायत्री प्रजापति के द्वारा बंधक बनाया गया था। देखिए, क्योंकि लगातार एमआई अभी तक 3 पूर्व आईएएस का नाम निकल के आया है, लेकिन अब पूर्व गया है। गायत्री प्रसाद इस समय जेल में है, लेकिन ये ईडी की जांच में पता चला है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति ने 3 बार धन प्रकाश को बंधक बनाया था और समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के सामने भी पेश किया था और दबाव बना करके एमआई बिल्डर के पक्ष में जो है मजबूर किया गया था धन प्रकाश को। इसके अलावा आपको बता दें श्रुति की एलडीए के जो पूर्व डीसी थे सत्येंद्र सिंह, उन्होंने नियम कानून को ताक पर रख करके एमआई बिल्डर को टाउनशिप का लाइसेंस दिया था। अब जांच के दायरे में सत्येंद्र सिंह आईएएस भी आ चुके हैं। हालांकि ये रिटायर हो चुके हैं। लखनऊ के ये जिलाधिकारी भी रहे, एलडीए के बीसी भी रहे, मंडी के ये डायरेक्टर भी रहे, सपा सरकार में अहम पदों पे थे और सपा की सरकार में गायत्री प्रजापति और सत्येंद्र सिंह की तूती बोलती थी और इन्हीं के दम पर एमआई के बिल्डर का जो है
वो काम चल रहा था। लेकिन अनिल जी, सवाल ये उठता है कि आखिरकार गायत्री प्रजापति ने जब 3 बार धन प्रकाश को बंधक बनाया तो किस सपा के नेता के सामने उन्हें पेश किया गया है? क्या कोई जानकारी इसको लेकर सामने आई? देखिए, ये एक गहरा राज का विषय है। जो सपा का बड़ा नेता कौन था, इसको लेकर के ईडी की तरफ से अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि धन प्रकाश ने उस समाजवादी पार्टी के बड़े नेता का नाम भी बता दिया है। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द जो है ईडी की तरफ से समाजवादी पार्टी के उस बड़े नेता का नाम का भी खुलासा कर दिया जाएगा। बिल्कुल, सवाल ये भी है और बेहद दिलचस्प है क्योंकि मुकदमे में गायत्री प्रजापति का नाम शामिल नहीं है। ऐसा क्यों और इसकी वजह क्या बताई जा रही है? देखिए प्रीति, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी और जो रुतबा था गायत्री प्रसाद प्रजापति का, वो किसी से छिपा नहीं है। धन प्रकाश का ये कहना है कि सत्ता के दबाव में कहीं उनके साथ और गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने एफआईआर में और कंप्लेन में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति का नाम नहीं डाला था। हालांकि गायत्री प्रसाद जो है लंबे समय से रेप के मामले में जेल में बंद है, उनको जमानत भी नहीं मिली है। इस तरह के नए नए खुलासे हो रहे हैं एमआई बिल्डर को लेकर के। बिल्कुल, इससे पहले जब ईडी ने छापेमारी की थी एमआई बिल्डर्स पर तो कई दस्तावेज को लेकर भी तमाम सवाल पूछे गए थे। क्या कुछ उस वक्त निकलकर सामने आया? देखिए फुट्टी, आईटी की 26 जगहों पर रेड पड़ी थी, जिसमें कुछ रिटायर्ड आईएएस हैं, उनके ठिकानों पे भी रेड हुई थी। 150 से अधिक दस्तावेज जो हैं वो बेमानी पाए गए थे, जिसको लेकर के अब ईडी जो है जांच कर रही है। ईडी की जांच में अब रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। कल सत्येंद्र सिंह का खुलासा हुआ था और अब पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति का खुलासा हुआ है। बिल्कुल, इसमें एक बार फिर से समाजवादी पार्टी वाला एंगल आ गया क्योंकि समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी उस वक्त। ऐसे में धमकाया जा रहा था लगातार धन प्रकाश को। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है अनिल जी? देखिए, अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। समाजवादी पार्टी ने एक तरह से इससे पल्ला झाड़ रखा है। कोई भी बड़ा नेता जो है बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि ईडी और जो आईटी है उसकी तरफ से द्वेषपूर्ण भावना से काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को फंसाने के लिए लगातार कुचक्र रचा जा रहा है। इस तरह का आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जाता रहा है। लेकिन एमआई बिल्डर के लोग करके अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से एमआई बिल्डर का कारोबार सपा सरकार में बढ़ा, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हुई, उसको देखते हुए इस बात के सबूत भी मिल चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता और जो नौकरशाह थे उनकी काली कमाई के जरिए एमआई बिल्डर ने काफी ऊंचाइयां हासिल की। लेकिन अब ऊंचाइयों की उड़ान जो है वो कम होने लगी है। योगी सरकार, मोदी सरकार और जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो ईडी है, जो आईटी है, उसकी लगातार जो है शिकंजा कसता जा रहा है। बिल्कुल, लगातार जांच एजेंसियों के द्वारा एमआई बिल्डर्स को लेकर तमाम कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ ईडी की तरफ से अहम खुलासे किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जी इन तमाम जानकारियों के लिए। आप आगे भी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे, खबर अंबेडकर नगर से है जहां सांसद लालजी वर्मा ने जनपद पुलिस गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि लालजी वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस लाल पर्ची देकर मतदान से वंचित रहने का दबाव बना रही है। साथ ही मुस्लिम, यादव, कुर्मी जाति के लोग धमकाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं अपना गनर वापस छोड़ा, मेरा पुलिस पे भरोसा खत्म हो गया है। तो समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा का ये आरोप है। पुलिस प्रशासन पर ये आरोप लगाए गए हैं। लाल पर्ची देकर लोगों को धमकाया जा रहा है। मतदान से वंचित रहने का दबाव लालजी वर्मा ने पुलिस प्रशासन पर लगाया है। हमारे साथ लगातार हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी बने हुए हैं। अनिल जी,
कल उपचुनाव होना है, यानी कि मतदान किए जाएंगे 9 विधानसभा सीटों पर, लेकिन उससे पहले लालजी वर्मा का यह आरोप जनपद पुलिस पर लगाया गया, बेहद गंभीर आरोप है। देखिए, अम्बेडकर नगर की कटेरी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं वहां के सांसद जो लालजी वर्मा हैं, उनकी पत्नी शोभावती। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग को कुछ घंटे ही बचे हैं, लेकिन इसके पहले ही वहां के सांसद जो लालजी वर्मा का बयान आया है वो काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लाल पर्ची के जरिए वोटरों को धमका रहे हैं और एक बड़ी साजिश की गई है। कुर्मी जाति के, मुस्लिम जाति के और यादव जो बिरादरी के वोटर हैं वो वोट न दे पाए, इसके लिए जो है लालजी वर्मा का आरोप है कि एक बड़ी साजिश की गई है। मतदाताओं को मतदान से रोकने के लिए एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया है लालजी वर्मा ने। यही नहीं, उन्होंने अपना सुरक्षा गनर भी वापस कर दिया है। एक तरह से अब उनको भरोसा नहीं है कि जो पुलिसकर्मी हैं वो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं या फिर उनकी मुखबिरी कर रहे हैं। तो मुखबिरी से डरे गए हैं जो आपके सांसद लालजी वर्मा, और उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि अभी कुछ घंटे ही बचे हैं वोटिंग होने को। बिल्कुल अनिल जी, कुछ घंटे बचे हैं मात्र अब चुनाव होने में, मतदान किए जाने में, लेकिन उससे पहले पुलिस प्रशासन पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है सपा सांसद के द्वारा। ऐसे में इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार जो है शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए काम किया जा रहा है। अब संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ है वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना हो रही हैं अपने बूथों के लिए। कर्मचारियों का जो है वो हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह से गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, हर वोटर अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे, इसके लिए जो है व्यापक इंतजाम किए गए हैं अम्बेडकर नगर प्रशासन की तरफ से। लेकिन जो सपा सांसद लालजी वर्मा का बयान है वो प्रशासन की जो तैयारियां हैं उस पर जो है सवाल खड़ा करने वाला। बिल्कुल, सांसद लालजी वर्मा ने जिस तरीके का आरोप लगाया है, इसके बाद जनता के बीच क्या कुछ संदेश जाएगा, क्योंकि अब उन्होंने अपना गनर भी वापस लौटा दिया है। अनिल जी, देखिए श्रुति, अभी 3 दिन पहले जो है लालजी वर्मा की बेटी का वाहन रोका गया था, जिसमें काफी हाथ हुआ था लालजी वर्मा और पुलिस के बीच। तो लगातार जो है कटेहरी में टेम्परेचर वो चढ़ा हुआ है, सियासत गरमाई हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। अब आरोपों की कड़ी में एक बड़ा बम फोड़ा है लालजी वर्मा ने और पूरे प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक तरह से मैसेज दिया है कि लगातार समाजवादी पार्टी के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसे में अब जनता के बीच इसका संदेश क्या जाएगा, और क्योंकि कल मतदान होने हैं, कुछ ही घंटे मात्र बाकी है, ऐसे में जनता क्या कुछ फैसला लेती है देखना बेहद अहम होगा। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वही खबरें बढ़ते आगे, मेरठ में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिससे वो घायल हो गया है। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित था। आरोपी पर कई थाने में मुकदमे भी दर्ज थे। तो पुलिस ने 25,000 का इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और इस बदमाश के खिलाफ कई थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। तो एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। गिरफ्तारी की जा चुकी है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली भी लगी, हालांकि अस्पताल में इलाज के दौरान वो अभी ठीक बताया जा रहा है। तो पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। 25,000 का इनामी बदमाश था ये। कई मामलों में, कई गंभीर धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज बताए जा रहे हैं। वही खबर मथुरा से है, जहां ओवरलोड सवारियों से भरी
ई रिक्शा धड़ल्ले से चलाई जा रही है और हादसों को न्योता देती हुई नजर आ रही है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह ओवरलोड सवारियों को बैठाकर ई रिक्शा धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रही है। हालांकि पूरे प्रदेश में यातायात महीना मनाया जा रहा है, जिसके तहत ट्रैफिक पुलिस अलर्ट है, लेकिन यातायात महीने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ओवरलोड होकर ये ई रिक्शा आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मथुरा की ये तस्वीर है जहां ई रिक्शा ओवरलोड है और तमाम जो यात्री है उस पर लटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो जरूरत से ज्यादा ई रिक्शा ने यात्रियों को बैठाया है, जिसका वीडियो भी सामने आया। ओवरलोड वाहन हालांकि हादसों को न्योता देते हैं और उत्तर प्रदेश में यातायात महीना भी मनाया जा रहा है। उसके बावजूद ऐसी तस्वीर जब सामने आती है तो यातायात व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही इस कदर सामने आई है, जिसे देखने के बाद तो ओवरलोड ई रिक्शा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मथुरा की ये तस्वीरें सामने आई। वही खबर हमीरपुर से है, जहां झांसी अग्निकांड में हमीरपुर की 2 नवजात बच्चियों की मौत के बाद एसडीएम नगर पालिका अध्यक्ष ने पीड़ित के घर पहुंचकर संवेदना पत्र दिया है। इस दौरान संवेदना पत्र से पीड़ित परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सीएम विवेकाधीन कोष से परिजनों के खाते में पहुंचने की भी जानकारी दी गई। तो झांसी के अग्निकांड में जिस तरीके से 10 नवजात बच्चों की मौत हुई, उसके बाद से लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। तो घर पहुंचकर एसडीएम ने संवेदना पत्र के साथ साथ 10 लाख रुपए की मुआवजा सहायता राशि भी पीड़ित परिवार को दी गई है। तो अग्निकांड में जुड़वा बच्चियों की मौत हो गई थी। तो झांसी के अग्निकांड में 10 नवजात बच्चों की जान चली गई, जिसके बाद से लगातार पुलिस प्रशासन और सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है और ऐसे में एसडीएम के द्वारा पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना पत्र भी दिया गया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।